दोस्तों नमस्कार। 12th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए हमने आप लोगों को बताया था डेनियल सेल के बारे में कल। जो चीजें नहीं समझ में आई थी आज मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए डेनियल सेल जो आपके पास होता है, डेनियल सेल यहां पर लिखा गया है। डेनियल सेल जो होता है ये एग्जाम्पल होता है गैल्वेनिक सेल का, ये उदाहरण होता है गैल्वेनिक सेल का। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है दो तरीके के सेल होते हैं हमारे पास। एक सेल होता है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है, यानी एक सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं और दूसरे सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि जो इलेक्ट्रिकोलिटिक सेल होता है, यानी जो हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, यानी हमारी जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है। जबकि जो हमारे पास डेनियल सेल होता है, जो एग्जाम्पल होता है गैल्वेनिक सेल का, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, यानी सी, केमिकल एनर्जी का मतलब होता है सी, केमिकल एनर्जी बेटा चेंज होती है यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी मैंने आपको यह भी समझाया था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वह एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी वो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है। जबकि ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है डेनियल सेल की, डेनियल सेल के अंदर पहला पॉइंट याद रखिएगा कि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखो डेनियल सेल हमने बना रखा है आपके सामने, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा। डेनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोड आपका एनोड का काम करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, कैथोड का। यानी इसके अंदर आपको दो इलेक्ट्रोड लेने हैं, एक इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, एनोड का, दूसरा किसका काम करेगा, कैथोड का। अब सवाल यह उठता है कि हम किसको एनोड बनाएंगे और किसको कैथोड बनाएंगे। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी, जिस एलिमेंट की सक्रियता ज्यादा होगी उसको एनोड बनाएंगे हम लोग, और जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी यानी सक्रियता कम हो जाएगी उसको हम लोग क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। ये पॉइंट पहले समझिएगा। दूसरी चीज यहां पर लिखा हुआ मैंने एल। अब देखो बेटा, जैसे एक राड मैंने बनाने के लिए जिंक की लिया हुआ है और एक लिया हुआ है कॉपर की, और आपको अच्छी तरह पता है कि इलेक्ट्रोड तभी बनेंगे जब उसको इलेक्ट्रोलाइट में मिलाया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट्य। और यह भी आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आपके पास जिंक है और आपके पास कॉपर है, तो जिंक को मैंने मिला दिया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर को मैंने मिला दिया, देखिए कॉपर की राड है, कॉपर को मिला दिया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। इन दोनों को लेकर के मैंने डेनियल सेल को तैयार किया हुआ है। जिंक की राड को जोड़ दिया है मैंने गैल्वेनोमीटर से, और कॉपर की राड को किससे जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर से। अब जरा समझिए, अब आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर जिंक है और कॉपर है, तो जिंक के सामने अगर कॉपर आ जाएगा तो ये बताइए रिएक्टिविटी किसकी होगी, जिंक की। तो जाहिर सी बात है जिसकी रिएक्टिविटी होगी वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी का मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होगी, और जो उसके सामने आएगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते। मेटल कोई इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता क्योंकि किसी भी धातु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर जिंक के सामने अगर कॉपर है तो मैंने आपसे कहा कि उसी का एनोड बनाना है जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। इसीलिए मैंने जिंक को देखिए यहां पर एनोड बनाया हुआ है। इसका कंडीशन क्या होगा, देखो एल का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं तरफ, ए का मतलब होता है एनोड, एन का मतलब नेगेटिव और ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। यानी जो बाईं तरफ रहेगा, जो बाईं तरफ रहेगा वो एनोड के रूप में रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके ऊपर, और नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, और उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और आपको अच्छी तरह पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा हो। यानी ये वाला जो सेल होगा हमारा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ये वाला सेल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में डालना है। दूसरी चीज, यहां से आप लोग देखोगे तो जो जिंक होगा वो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जिंक के पास पावर होती है, जैसे जिंक है तो जिंक कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Zn+2 और +2e। यानी जब यहां से जिंक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जाहिर सी बात है दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसकी तरफ जाएंगे, कॉपर की राड की तरफ जाएंगे। लेकिन Zn+2 कहां चलाएगा, अंदर चलाएगा, इस सोल्यूशन के अंदर चलाएगा। इसलिए याद रखिएगा Zn जो होता है वो सॉलिड पोजीशन में होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर किस पोजीशन में बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जलीय विलयन में। और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। और अभी आपको समझाया था मैंने कि जो लेफ्ट साइड में होता है वहां पर एनोड होता है, वहां पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। जो राइट साइड में होता है, देखिए इधर R का मतलब राइट, R का मतलब रिडक्शन, C का मतलब कैथोड और P का मतलब पॉजिटिव। जो राइट साइड में रहेगा उसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कहां पर किया जाएगा, कॉपर की राड के ऊपर। फिर कह रहा C का मतलब कैथोड, जो यहां पर राइट साइड में रहेगा वो क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, और उस पर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव का। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया है कि डेनियल सेल के अंदर सबसे पहले याद रखिएगा, डेनियल सेल के अंदर याद रखिएगा कि इट इज द एग्जांपल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का उदाहरण होता है, और इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल
एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है। और इसके लिए दो राड हमारे पास बनाई जाएगी, एक जिंक की बनाई जाएगी और दूसरी किसकी बनाई जाएगी, कॉपर की। फिर आपको ये ध्यान देना है कि जब आप जिंक और कॉपर की राड बनाते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि जिंक और कॉपर अगर आपके सामने हैं, यानी एक इलेक्ट्रोड है आपका जिंक का और एक इलेक्ट्रोड किसका बनाया मैंने, कॉपर का, तो ये ध्यान देना है कि कौन लेफ्ट साइड में रहेगा और कौन राइट साइड में रहेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर अच्छी रहेगी, वो लेफ्ट साइड में रहेगा और उसको एनोड बनाओगे आप। और दूसरी चीज, उसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, माइनस का, और वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसीलिए कहा जाता है कि सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर, जरा ध्यान दीजिएगा, सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसे ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। यानी इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आपका। ये क्या है आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब अपचयन हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे अपचयन विभव। तो मैंने आपसे कहा, देखिए होता क्या है कि जिंक यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू करते हैं, और यहां पर चूंकि कॉपर है, तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, जब कॉपर की राड को हमने डाल दिया है किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर। कॉपर सल्फेट के अंदर दो आयन होते हैं, एक आयन होता है Cu+2 का और एक आयन होता है SO4-2 का, यानी इसके अंदर क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिंक से, उस इलेक्ट्रॉन को Copper+2 गेन करेगा, ये गेन करेगा बेटा, और Copper+2 गेन करके कहां जमा हो जाएगा, कॉपर पर। यानी यहां पर कॉपर की राड पर ये कॉपर जमा होता रहेगा और यहां से जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जिंक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा तो कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यहां पर Zn+2 काफी मात्रा में जमा हो जाएगा, और जब Zn+2 काफी मात्रा में जमा हो जाएगा तो Zn की राड जो है वो छोटी पड़ती जाएगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि छोटी पड़ती चली जाएगी, और यहां पर बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि राड ऐसी हो जाएगी, मतलब एकदम छोटी पड़ती जाएगी। Zn, क्योंकि जिंक बार बार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि जिंक जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहां पर जब इकट्ठा हो रहा है तो कौन ले रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, Copper+2, और Copper+2 लेकर के यहां पर इतना जमा हो जाएगा कि कॉपर की राड बिल्कुल मोटी होती चली जाएगी। तो कंडीशन ऐसी आएगी कि जब जिंक की राड छोटी हो जाएगी और कॉपर की राड जब मोटी हो जाएगी तो करंट का जाना बंद हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में करंट जाती है, यानी करंट आपकी कहां से जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। यह भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज मैंने आपसे बताया कि जिंक जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Zn+2 इतना जमा होते जाएंगे, इसकी वजह से एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या हुआ है कि मैंने यहां पर KCl से भरी एक यू आकार यानी KCl भरा हुआ है, इसको बेटा कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का मतलब होता है कि इसको लवण सेतु बोलते हैं। लवण सेतु इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, या वहां से यहां तो आएंगे नहीं, तो बीच में क्या करना पड़ेगा, हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, इसका काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना, यानी परिपथ को बनाए रखना। इट कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट को बनाए रखता है। और याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर जो हमने डाल रखा है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किसी भी सेल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी सेल की, अगर हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है या हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड जो है ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा गैल्वेनोमीटर। इसके लिए आपको लेना पड़ता है SHE। SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक पॉइंट जरा बेटा याद रखना कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो यहां पर एक रिएक्शन और लिख दे रहा हूं मैं, कौन इलेक्ट्रॉन को ले रहा, Copper+2, तो Cu+2 लेकर के इलेक्ट्रॉन किसमें चेंज हो रहा है, कॉपर में। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जिंक जब यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन Cu+2 लेता है और कॉपर में चेंज हो जाता है। तो आप देखिए, Cu+2 का मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में है और कॉपर किस पोजीशन में है, सॉलिड पोजीशन में। तो आप ये कह सकते हो कि जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Copper+ उसको लेता है, Copper+2 लेता है और Copper+2 लेकर किस में चेंज जाता है, कॉपर में। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कॉपर आता जाएगा सल्फेट की भी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सल्फेट की जब संख्या बढ़ती चली जाएगी तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि Copper+ को इलेक्ट्रॉन लेने ही नहीं देगा ये, और Copper+ को जब इलेक्ट्रॉन लेने नहीं देगा, वही कंडीशन यहां पर हो जाएगी कि जिंक इतना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कि Zn+2 की संख्या बढ़ जाएगी। इधर Zn+2 की संख्या बढ़ रही है, उधर SO4-2 की संख्या बढ़ रही है, और ये दोनों मिल करके सेल के अंदर रिएक्शन ही नहीं होने देते। इस वजह से हम KCl का इस्तेमाल करते हैं, और KCl क्या करता है कि दोनों को बैलेंस कर देता है। इसीलिए क्या होता है कि जो KCl में आपको अच्छी तरह पता है कि K के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस।
तो जो K होगा वो SO4 को बैलेंस करेगा और जो Cl- होगा वो किसको बैलेंस करेगा, Zn को, और Zn प्लस और Cl- दोनों मिलकर के ZnCl2 बना लेंगे यहां पर। और याद रखिएगा यहां पर ZnCl2 बना के इसको बैठा देंगे और यहां पर बेटा सल्फेट जो होगा वो पोटेशियम के साथ मिलकर के K2SO4 बना देगा। और इस प्रकार से हमारी ये सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी वो फिर से अगेन प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जो सेल पर होने नहीं दे रहे थे रिएक्शन को, उसको बैलेंस कर दिया इस साल्ट ब्रिज ने। इसीलिए कहा जाता है कि जो साल्ट ब्रिज होता है KCl होता है वो इस उदासीनता को बनाए रखता है। तो मेरे कहने का मतलब फिर से ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए डेनियल सेल में किस पर ऑक्सीडेशन और किस पर रिडक्शन होता है, तो जिंक के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और कॉपर की तरफ कॉपर +2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बेटा। और इलेक्ट्रॉन को गेन कहां किया जाता है, कैथोड के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कहां किया जाता है, Zn+2 मतलब एनोड के ऊपर। इस प्रकार यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, यहां पर गेन किया जाएगा, और कंडीशन आएगी कि बीच में हम लोग साल्ट ब्रिज इसलिए लगा देते हैं ताकि उदासीनता को बनाए रखता है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन बार बार चलती रहती है और इस प्रकार हमको करंट मिलती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि ZnCl2 यहां पर जब बढ़ेगा तो इसको रोकने के लिए KCl मौजूद है, और KCl का Cl- होता है और Zn के साथ मिलकर के ZnCl2 बना लेता है। अगर यहां सल्फेट बढ़ेगा और कॉपर की रॉड में कॉपर के इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करने देता है, तो उस वजह से इस सल्फेट को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आगे आएगा और K2SO4 बनाएगा। अगर इस सेल को आप निरूपित करना चाहते हो तो याद रखिएगा यहां पर बीच में बेटा हम लगा देते हैं साल्ट ब्रिज। आप देखो कि साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। साल्ट ब्रिज किसका लगा हुआ है, आपका साल्ट ब्रिज लगा हुआ है KCl का। और याद रखिएगा इधर की तरफ क्या हो रहा है, Zn इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, Zn+2 बना रहा है और 2 ही बना रहा है। और इधर की तरफ क्या हो रहा है, अगर बाएं तरफ देखेंगे तो हम लोग क्या हो रहा है, Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो आप इस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि डेनियल सेल के अंदर अगर आपसे कोई भी पूछता है कि बताओ क्या होता है, तो बता देना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसे ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रोसेस होती है उसे अपचयन विभव कहा जाता है। जिंक पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। साल्ट ब्रिज का काम होता है उदासीनता को बनाए रखना, सर्किट को कंप्लीट करना। गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं, जो कि गैल्वेनोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बना पाता है, और मैंने आपसे कहा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी वो लेफ्ट साइड में रहेगा, वो एनोड के रूप में रहेगा, उस पर चार्ज नेगेटिव रहेगा और वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डोनेट होगा। और जहां पर अगर आप राइट साइड में बात करोगे बेटा, तो कॉपर की रॉड को हमने राइट साइड में इसलिए लिया क्योंकि कॉपर की रॉड जो होती है, अगर कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक के कंपैरिजन में कम होती है, तो याद रखिएगा R का मतलब राइट, R का मतलब रिडक्शन, C का मतलब कैथोड और P का मतलब क्या बना लेंगे, पॉजिटिव। इस प्रकार डेनियल सेल के अंदर ये प्रोसेस होती रहती है। और याद रखिएगा डेनियल प्रोसेस के अंदर सेल के अंदर करंट का जाना तब बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब जब या तो Zn की रॉड छोटी पड़ जाएगी और कॉपर की रॉड जब मोटी होती चली जाएगी, तो वहां पर आकर के बीच में KCl अपना काम करता है और रिएक्शन फिर से प्रारंभ हो जाती है। तो ये है डेनियल सेल की कहानी, इसको समझिएगा और बताइएगा। थैंक यू।